नमस्कार। दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं नीरज पाली। इस समय हम मौजूद हैं हिमाचल के देहरा में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ के मौजूदा विधायक रविंदर सिंह रवि जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले दैनिक सवेरा में आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है। सर, यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं हिमाचल प्रदेश में कुछ ही महीनों बाद, लेकिन मैं सबसे पहले जो शुरुआत है वो इस विधानसभा हलके की करूंगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा जो एक मुद्दा है वो केंद्रीय विश्वविद्यालय का है। केंद्र सरकार ने दे दिया है, लेकिन यहाँ की जो सरकार है उसकी तरफ से ढिलमुल रवैया निकलकर सामने आ रहा है। क्या कहेंगे सर? आपने सही कहा कि ये ना केवल देहरा विधानसभा क्षेत्र के लिए, बल्कि देहरा जो पुराना हमारा सब डिवीजन उपमंडल पड़ता था, उसकी 3 विधानसभा क्षेत्रों के लिए एक बहुत बड़ा ये इशू है। ये हिमाचल प्रदेश के लिए 23 अप्रैल 2010 को नोटिफिकेशन भारत सरकार की, उस समय की यूपीए सरकार ने की थी, देहरा में इस केंद्रीय विश्वविद्यालय को खोलने की। लेकिन उसमें नोटिफिकेशन हो गई और उसमें कहा गया कि इस विश्वविद्यालय का 70 से 80% भाग जो है वो देहरा में बनेगा, और जिसका नाम साउथ कैंपस रखा गया, और बाकी रिमेनिंग जो रहेगा 20 से 30% वो धर्मशाला के अगल बगल में बनेगा। वहाँ जो संस्थान है वो कोई स्कूल समझ लो आप, या इनके रेजिडेंशियल कोई समझ लो या आप, ऐसे संस्थान वहाँ पर बनाने की वहाँ बात कही, मतलब नोटिफिकेशन में कहा गया है। उस समय सरकार हमारी थी प्रदेश में, धूमल जी मुख्यमंत्री थे, तो हमने प्रयास किया कि जल्दी से जल्दी भूमि जो उसका चयन किया जाए। समय लगा उसके लिए, लेकिन फिर भी 2011 में 900 कनाल भूमि, यानी कि लगभग 25-26 हेक्टेयर भूमि जो है उसमें केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम देहरा में दर्ज कर दी गई, जो उनके नाम चढ़ चुकी। सरकार बदल गई 2012 के चुनाव में, और वर्तमान की सरकार जो बनी उसके मुख्यमंत्री श्रीमान वीरभद्र सिंह जी ने आते ही सबसे बड़ा काम किया था इसके लिए कि उन्होंने पत्र लिखा था भारत सरकार को, भारत सरकार के उस समय के वन एवं पर्यावरण मंत्री श्रीमती जयंती नटराजन को, और जो शिक्षा मंत्री यानी कि MHRD मिनिस्टर थे पल्लम राजू जी, उन दोनों को पत्र लिखा था 28 जनवरी 2013 को। उसमें उन्होंने कहा था कि ये जल्दी से जल्दी ये भूमि जो यहाँ पर केस बनकर गया हुआ आपके पास, भारत सरकार के पास, वो भूमि जो है वो केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम ट्रांसफ़र कर दी जाए, और उसको जो है मैं बहुत जल्दी 1 महीने के अंदर अंदर या 50 दिन के अंदर अंदर मैं शिलान्यास कराना चाहता हूँ इसका। उस शिलान्यास, वो बात उन्होंने कही, लेकिन बाद में उनके ऊपर शायद प्रेशर पड़ गया पार्टी का, या पार्टी के साथ अन्य इनके मंत्रियों का, विधायकों का, ऐसा लगता है मुझे कि प्रेशर पड़ा, और उन्होंने उस बात को ठंडे बस्ते में डालते हुए फिर से धर्मशाला का आलाप रागना शुरू कर दिया। हम धर्मशाला के ना तो विरोधी थे ना हैं। हमारी मांग लगातार एक ही रही है कि ये जो नोटिफिकेशन भारत सरकार ने 23 अप्रैल 2010 को की है, उसको प्रदेश की सरकार अमली जमा पहनाए, और जो उन्होंने कहा जो भूमि 7,500 कनाल भूमि का चयन करके यहाँ पर भारत सरकार को भेजी है, जितनी आवश्यकता केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए भूमि के लिए है उसमें से भूमि दे दी जाए। लेकिन उस सरकार ने, उसमें केंद्र में भी यूपीए की सरकार थी, प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उन्होंने इस हमारे इशू को, इस ज़मीन को, इस केंद्रीय विश्वविद्यालय के सारे इशू को ठंडे बस्ते में डाला रखा। जैसे हमारी सरकार केंद्र में 2014 में बनी, हम यहाँ से गए, मैं गया, साथ में विक्रम ठाकुर जी हमारे साथ लगते विधानसभा क्षेत्र के विधायक, और रणधीर शर्मा जी हमारे विधायक हैं श्री नैना देवी जी के, वो, और हमारे माननीय सांसद अनुराग ठाकुर जी। हम उस समय के वन पर्यावरण मंत्री श्रीमान प्रकाश जावड़ेकर जी को मिले, और उन्होंने हमारे उस इशू को समझा, और उस नोटिफिकेशन जो 23 अप्रैल 2010 की हुई है उसको सामने रखते हुए उन्होंने तुरंत जो भूमि थी वो हमें 82 हेक्टेयर भूमि केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम 2015 में कर दी। और वो भूमि करने के उपरांत यहाँ हम आए, हमने उस केस को बनवा कर जो है भारत सरकार को फिर से भेजा, और हमने मांग की कि इसको जो है फिर से जो इसकी वन पर्यावरण की क्लियरेंस मिलनी है उसको तुरंत दिया जाए। उन्होंने सारी क्लियरेंस करके वो फिर ये प्रदेश सरकार को भेजा, और प्रदेश सरकार ने लगातार उसमें हिचकोले खाते हुए अभी तक भी जो एक केस आ चुका है इनके पास, और उसमें के वन पर्यावरण मंत्री वर्तमान में मानव संसाधन मंत्री बन गए हैं, उनको इस इशू का पता था। उनके पास हम फिर मिले जाके कि आपने भूमि करी थी, अब इसका शिलान्यास जल्दी से करवाइए। उन्होंने इसको फिर इशू को समझा और तुरंत आदेश किए कि इस भूमि को इनके नाम करवा कर, और इसकी डिमार्केशन के ऑर्डर 25 नवंबर 2016 को ये चिट्ठी हमारे केंद्रीय विश्वविद्यालय के अधिकारियों के द्वारा प्रदेश के प्रशासन को, जिला प्रशासन को, प्रदेश सरकार को लिखी गई कि वहाँ की डिमार्केशन जल्दी से जल्दी करवाई जाए। लेकिन आज 6 महीने गुजर जाने के उपरांत भी प्रदेश की सरकार ने ना तो उसकी डिमार्केशन की है,
और ना ही उस भूमि के ऊपर कोई अमली जामा पहनाने की कोशिश की है। मैं थोड़ी सी बात आप समझ लूँगा। मेरा ये कहना इसके ऊपर है कि आने वाले समय बहुत जल्दी प्रधानमंत्री का दौरा कांगड़ा या हमीरपुर का होने वाला है। केंद्रीय विश्वविद्यालय जो भूमि लगभग 3500 कनाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम हो चुकी है। हमारी मांग है वीरभद्र सिंह जी के कि एक प्रदेश का एक बहुत बड़ा संस्थान, यहाँ लाखों करोड़ों लोगों को यहाँ रोजगार मिलेगा, बच्चों की पढ़ाई यहाँ पर होगी। जो बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं उनको केवल मात्र राजनीतिक इशू बनाते हुए कि ये हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में आता है, जिला कांगड़ा में आता है, इसलिए यहाँ पर ये नहीं होनी चाहिए, उसको उन्होंने एक दबाने की कोशिश की है। हमारी मांग आज के दिन में फिर वीरभद्र सिंह से यही है। वह चुनाव सिर पर है, करें ना करें 2-4 महीने के उपरांत हो जाएगा, लेकिन क्रेडिट लेने वाली बात आज के दिन में अगर वीरभद्र सिंह जी 85 साल के होने वाले हैं, अगर उनके थोड़ा सा काम कर रहा है, कुछ अगल बगल में कोई काम कर रहा है दिमाग उनका, तो उनको तुरंत इसके ऊपर आदेश करने चाहिए कि डिमार्केशन करके वहाँ शिलान्यास करवाने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। सर, जिस तरह से आपने खुद ही बताया कि एक तरह से इसका श्रेय लेने की जो बात है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ मौजूदा जो सरकार है वो श्रेय क्यों नहीं लेना चाहती, आपके नज़रिए से मैं ये जानना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ ही महीनों बाद यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं। आइए साथ साथ चलते हुए बात करते हैं। कुछ ही महीनों बाद यहाँ चुनाव होने वाले हैं और आपको नहीं लगता है कि ये जो श्रेय है वो वीरभद्र की सरकार को ले लेना चाहिए? क्योंकि नहीं उसके बाद तो अगर आपकी सरकार बनती है तो श्रेय तो सारा सीधे तौर पर आपको जाएगा। यहाँ की जो जनता है वो भी तो उनके वोटर हैं। मतलब ऐसा आपको क्या लगता है, क्या कहेंगे इस पर कि वो जो है यहाँ पर जो केंद्रीय विद्यालय है क्यों नहीं खोलना चाहते? मुझे तो ये लगता है कि वीरभद्र सिंह जी, जो मैं इनको जान पाया हूँ लगातार, जब से मैं विधायक बना हूँ, मेरे ये 5 टर्म लगातार है, 2 बार मैं मंत्री भी रहा, इनको हर केस को लटकाने की इनकी आदत है। एक ये सोचते हैं कि मेरे से बढ़िया कोई मुख्यमंत्री इस प्रदेश में कोई हो नहीं सकता। मैं जितने उल जुलूल की बातें करूँगा या जितनी स्कीमों को ठंडे बस्ते में डालूंगा, पिछले कल भी नीति आयोग की बैठक दिल्ली में थी, मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको। उस नीति आयोग में भी उन्होंने ये केंद्र की सरकार के ऊपर आरोप लगाया कि हमारे जो विभिन्न योजनाएं प्रदेश की यहाँ पर आई है उनको दबाया जा रहा है। जबकि वीरभद्र सिंह, जो मैं याद करवाना चाहता हूँ कि वीरभद्र सिंह अपने गिरबान में झांकिए, क्या ये सही नहीं है कि यहाँ प्रदेश में सरकार जो हमारी धूमल जी की थी, आपकी सरकार थी, आपकी सरकार के समय यूपीए सरकार जब बनी थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, कि उन्होंने जो हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों को 90-10 के अनुपात में 90% अनुदान और 10% एक ऋण के तौर पर भारत सरकार में देती थी, ये बंद कर दिया गया था। क्या ये सही नहीं है कि उस समय हमारी सरकार उसके बाद बन गई, धूमल जी मुख्यमंत्री बने, कि प्रदेश में विकास की योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए केवल मात्र 20,621 करोड़ रुपया आपने प्रावधान हमारी उस योजना में रखा था, जबकि होना चाहिए था ये हमारा 32,000 करोड़ रुपया हम मांग रहे थे। जैसे सरकार हमारी बनी, तुरंत से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री बने, वो क्योंकि मुख्यमंत्री प्रदेश के रहे यूजर, उनको मालूम था कि प्रदेशों के हालात क्या हैं। उन्होंने आते ही उस हमारे बजट को, जो बजट है 5 साल के लिए देना था, 40,600 करोड़ रुपया किया है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, सारी की सारी डीपीआर्स बनाने की आपकी जो कमी है, अब केंद्र सरकार ने, हमारे नितिन गडकरी जी पिछले साल 5-6 जून को यहाँ पर आए थे, उन्होंने यहाँ पर 65 नेशनल हाईवे यहाँ घोषित करके गए हैं। वो क्या ये उनको 299 करोड़ रुपया उनके सर्वे करने के लिए, उनकी डीपीआर बनाने के लिए भारत सरकार ने दे दिया है? क्या, मैं पूछ रहा हूँ, वीरभद्र सिंह जी बताएंगे कि क्या उन्होंने वो डीपीआर्स बनाई, क्या उसके लिए कंसल्टेंट वहाँ पर हायर किए? ये सारे इशू वहाँ पर एक इनको आदत है कि आलोचना करना, उनके एक गहन में है, उनके एक डीएनए में मैं कह सकता हूँ ऐसा है। लेकिन अब समय बदला है, आने वाले समय भाजपा का है, सरकार हिमाचल में बनेगी, ये तमाम योजना जिनका जिक्र वो कर रहे हैं। और विकास नाम की चीज़ 4.5 सालों में प्रदेश में रही नहीं है, सारे का सारा विकास काम ठप है। आपने देखा होगा ये केंद्र की हमारी नेशनल हाईवेज को छोड़कर बाकी संपर्क मार्ग जो हमारे अगल बगल के अंदर के हैं, कितना बुरा हाल है। मुख्यमंत्री कहते हैं, एक बार मुझे याद है, वैसे तो इनको सड़क पर चलना अच्छा लगता नहीं है, लेकिन एक बार यहाँ से कांगड़ा से गए, सुंदरनगर उतर गए थे हेलीकॉप्टर से मंडी जिला में, और वहाँ से करसोग पड़ता है इनके रामपुर के बगल में है, वहाँ इनको बाई रोड जाना पड़ा क्योंकि अंधेरा हो गया था। करसोग में उनका लास्ट प्रोग्राम था, वहाँ गए तो वहाँ जाते ही जो सड़क का हाल, 90 किलोमीटर सड़क देखी उन्होंने जाते ही वहाँ पर पहले आदेश किया था। मैं कहते आगे चलने से पहले ये कहना चाहता हूँ कि प्रदेश की सारी सड़कों को, जो हमारी संपर्क मार्ग हैं, इनको 1 सप्ताह के अंदर अंदर काला पक्का कर दिया जाए, और जो नहीं करेगा उसमें चीफ इंजीनियर को एससी बना दूंगा, एससी को मैं एक्शन बना दूंगा, एक्शन को एसडीओ बना दूंगा, एसडीओ को जेई बना दूंगा। मैं पूछना चाहता हूँ किस तरह को बनाए। दूसरा, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये सही नहीं है कि विभाग आपके पास है मुख्यमंत्री महोदय, अगर काम नहीं होता है तो उस विभाग का मंत्री जिम्मेवार होता है, तो पहले तो आपको अपने आप त्याग पत्र देना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं दिया।
4.5 साल आपने धक्के मार मार के अपने आप को बचाने के लिए जो जान चली हुई है, उसको बचाने में आपने 4.5 साल निकाल दी है। विकास में कोई काम नहीं हो रहा है, पूरा ठप। ये कोई नए संस्थान खोलने का एक इन्होंने बतीरा बनाया हुआ है, वहाँ खोल दो, फट्टे लगा दो, स्टाफ है नहीं, भवन है नहीं, ऐसी यहाँ पर धांधली पूरे के पूरे प्रदेश में हो रही है। मेरा यह मानना है कि जैसे चुनाव होते हैं, हिमाचल में भाजपा की सरकार बनेगी बुलंद बहुमत के साथ। जो प्रचंड बहुमत यूपी में मिला, जो प्रचंड बहुमत उत्तराखंड में मिला, वो पर यहाँ प्रचंड बहुमत यहाँ हिमाचल में मिलने वाला है, ऐसा मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। वीरभद्र साहब का डीएनए खराब है? निश्चित तौर पर विकास के मामले में और विपक्षी विधायकों को सामने रखते हुए, यहाँ तक कि अपनी पार्टी के विधायकों को, अपनी पार्टी के नेताओं को भी जिस ढंग से वो बात करते हैं, जिस ढंग से बात करते हैं उनके खिलाफ, वो मैं आप कह सकते हैं कि उनका डीएनए में ऐसा कोई है, दोष है, जो किसी की बात को सहन करते नहीं है या उनके बारे में सोचते नहीं है। वो केवल मात्र सुपर पावर, सुपरमैन बनने की कोशिश करते हैं, जो कभी वो बन नहीं पाएंगे, न बनने की उनकी क्षमता है। अब तो आयु का प्रभाव उनके ऊपर बोल रहा है। सर, आयु के साथ साथ तो केंद्र सरकार ने भी उन पर शिकंजा कस दिया है, जिस तरह से ईडी और बाकी जो एजेंसीज हैं उनके पीछे एक तरह से आपकी जो केंद्र की सरकार है लगा दी गई है। हालांकि वो तो यही कहते हैं कि वो पाक साफ है और निकल कर कुछ नहीं आएगा, लेकिन भाजपा ये कहती है कि उनको जेल में भेजेंगे सर जेल में। मैं आपसे सहमत नहीं हूं। भाजपा नहीं कहती, ना केंद्र की सरकार कहती है। ये वीरभद्र सिंह जी के अपने कर्मों का फल है। जब उनके अगेंस्ट ये एफआईआर दर्ज हुई थी, उस समय वो केंद्र सरकार, यूपी की सरकार ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में ये इस्पात मंत्री थे। उस समय जांच हुई थी और जो इन्होंने गलत सर्टिफिकेट वहाँ पर दिए थे, गलत एफिडेविट दिए थे, वो गलत एफिडेविट पे जो उन्होंने उससे पहले के 3 सालों की आय सेब के बगीचे से जो हुई थी, वो 47,50,000 के, 56,000 के लगभग थी। जो उन्होंने रिवाइज करके वो 3 साल की रिवाइज की, वो 6,56,00,000 बना दी। तो भाजपा ने कहा था, ये केंद्र की सरकार ने कहा था। उसमें तो सरकार यूपीए की थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, ये प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, प्रदेश में इनकी सरकार थी। तो मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि किसने किया था। उसके बाद दिल्ली में एफआईआर दर्ज हुई, तो दिल्ली में एफआईआर दर्ज हुई, सरकार किसी दिल्ली में थी। ये जो कहना कि भाजपा वाले करो है, भाजपा का कोई लेना देना इसमें नहीं है, ना भाजपा के नेता का किसी का। ये वीरभद्र सिंह के अपने कर्मों का फल है, जो उनको आय से अधिक संपत्ति अर्जित उन्होंने की है। निश्चित तौर पर ईडी वाले, सीबीआई वाले, उनके ऊपर थोड़ी है। जो भी प्रदेश में ऐसा गलत काम करे उसके ऊपर शिकंजा कसा जाएगा। गलत धन हमारी सरकार कहती है, केंद्र की सरकार कहती है, नरेंद्र भाई मोदी कहते हैं, ना भ्रष्टाचार करूंगा, ना मैं करने दूंगा, ना सहूंगा, ना सहने दूंगा। ये उन्होंने आते ही, और उसमें नहीं कहा था, 2014 के चुनाव से पहले कहा था, जब वो पूरे देश में घूमे थे, उसमें कहा था। तो ये भ्रष्टाचार अब जो होता था, वो तो सारे का सारा अब तहस नहस हो गया, ना इनको मौका मिलेगा, और जो इसमें फंसे हैं उन सभी को जेल में जाना पड़ेगा, इसमें कोई रोक नहीं सकता। सर, वीरभद्र साहब के पास क्या आपको लगता है कि काला धन है? ये तो जांच हो रही है, जांच के बाद ही पाया जाएगा। कोर्ट में केस चल रहा है, सीबीआई, आज भी सीबीआई की जांच है, कोर्ट में केस है। ईडी का दो दिन पहले ईडी वालों का था, 20 तारीख को, वो जो उनके पास साक्ष्य सामने आए हैं, तो ऐसा जो उन्होंने वहाँ पर कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ऐसा आय से अधिक संपत्ति की उन्होंने अर्जित की हुई है। अच्छा, जिस तरह से मोदी जी का एक रैली को लेकर शिमला में बात चली थी और वहाँ पे जो डिप्टी मेयर हैं उन्होंने मना कर दिया एक हवाला देकर कि ये टूट जाएगा अगर यहाँ पर रैली होती है तो आपको लगता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं डरी हुई है? उनका अपनी मंशा हो सकती है। आज तक शिमला में जितनी भी रैलियां हुई हैं, जगह स्थान कोई भी नहीं है, वहीं पर होती आई हैं। और उनको पता नहीं, मेयर, डिप्टी मेयर जो एक विशेष विचारधारा के हैं, जो देश में विसंगतियां फैला रही धारा, एक विचारधारा उसके हैं, वो नहीं चाहते कि विकास प्रदेश का हो। मैं तो ये कह सकता हूँ, कांग्रेस के साथ संबंध उनका नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ कांग्रेस की उनको समर्थन हुआ होगा। लेकिन उनको ये कहना, देश के प्रधानमंत्री आएँ और एक कोई पार्टी का कार्यकर्ता उठ के ऐसी बात कहे, शोभा देता नहीं है। या तो पूर्व में ऐसा काम ना हो, या भविष्य में ना हो, या प्रतिबंध कर दें। लेकिन प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री जब भी करते हैं तो यहीं पर करते हैं, और ये जनसभा वहीं पर होगी, रिज मैदान पर होगी, और बढ़िया जनसभा होगी देश के, प्रदेश के लिए। और प्रदेश जो है उसके बाद हमारा आगाज़ जो है, चुनाव का आगाज़ वहाँ जो भी ढंकल वहाँ से बजेगा। एक सर, नड्डा जी का भी यहाँ पर आगमन हो रहा है, कैसे देखते हैं इसे? नड्डा जी प्रदेश के हमारे नेता हैं, केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री हैं। वो प्रदेश के कहाँ नहीं? प्रदेश के हैं हमारे, मेरे साथ पिछले 2.5 के साथ उनका संबंध है। हिमाचल उनका अपना घर है, वहाँ आना जाना लगा रहेगा। हम कैसे कहें ना आए प्रदेश में? सीएम के रूप में देखना चाहते हैं हिमाचल के? जो हाईकमान तय करेगी सीएम वही होगा। सर, आप देखना चाहते हैं? जो हाईकमान तय करेगी वही होगा। कहा वर्तमान में विधायक दल के नेता धूमल जी हैं। प्रदेश में 100 रैलियां करने की भारतीय जनता पार्टी, हमारी प्रदेश की मीटिंग हुई थी, उन्हें ठाना हुआ है। हर विधानसभा क्षेत्र में रैली उनकी अध्यक्षता में हो रही है। हजारों की संख्या में वहाँ पर जनता वहाँ पर आ रही है, और कामयाब आने वाले समय के लिए निश्चित तौर पर हमारी सरकार बन रही है, उसमें भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा।
सर सीटें कितनी लेंगे, 50+ या इससे ज़्यादा? हम तो उम्मीद लग रहे हैं, पहले हम 50 पर थे, अब 60% पर जाने वाले हैं। ये जो उम्मीद है सर, ये कैसे बढ़ती है? मतलब अभी चुनाव हुआ नहीं है, पहले 50+ थे, अभी 60+ हो गए, उसके बाद 67+ हो जाएंगे। अभी पूरे देश के हालात आपके समक्ष हैं। जहाँ जहाँ चुनाव हुए, जहाँ जहाँ चुनाव हुए, चाहे नगर निगमों के हुए, चाहे पंचायती राज संस्थाओं के हुए, चाहे नगर परिषदों के हुए, जब प्रदेशों के हुए, एक आध प्रदेश को छोड़कर, या वर्तमान में फिर उपचुनाव हुए, आपने देखा होगा भाजपा का केवल मात्र बहुमत नहीं, हमने ही उपचुनाव भुरंज का हिमरीपुर में जीता 8,500 मतों से उपचुनाव, कांग्रेस पार्टी की सरकार। सर पीडीपी तो आपकी हार गई जम्मू कश्मीर में, वहां पर 6% 2% वोट पे लिए। परंपरागत सीट वो निश्चित तौर पर भाजपा की रही है, लेकिन वहां पर भी आज के दिन में 8,500 मतों से जीतना एक बहुत बड़ी बात है। यही नहीं, आप जो दिल्ली में, वैसे तो मुझे बड़ा हैरानी होती है केजरीवाल के ऊपर कि जब खुद जीते 70 में से 67 जीते थे, तो उस समय उनको ईवीएम याद नहीं आया कि ईवीएम खराब है। आज अभी नगर निगम के चुनाव अभी परिणाम आने हैं परसों, और आज से उन्होंने रोना शुरू कर दिया कि ईवीएम खराब है। जो आपने बात कही है श्रीनगर की, वह वोट परसेंट हुई कितनी है? वहां पर लोग वोट डाले 7% तो पोलिंग हुई कुल। उसमें हम ये कहें कि वहां पर बहुमत मिल गया, वो ठीक नहीं है। उन्होंने उन्हीं लोगों को वहां पर रोके रखा, उन्हीं लोगों को जाने दिया वोट डालने के लिए जो उनसे संबंधित है, और जो आतंकवादियों के उसमें थे उनको भेजा उन्होंने। तो वहाँ हालात, वहाँ की सेना ने, वहाँ के हालात कुछ डिफरेंट है, अलग तरह के हालात है। वहाँ का तुलना पूरे देश के साथ नहीं कर सकते हैं। तो हिमाचल में जैसे आपने कहा था कि 50 कैसे होते, 60 होते, मैं इसको देखकर कि अभी जो चुनाव हुए हमारे, सर आपने अभी बात कही कि वहाँ की सेना ने जो आतंकवादियों ने घर घर जाकर सभी को डराया था, डराते धमकाते और लोगों को निकलने नहीं दिया। हालांकि सेना ने कोशिश की, लेकिन आए वही लोग जो मुझे लगता है कि आतंकवादियों के, मैं जिनको पूछकर उन्होंने कहा जाओ वोट डालो, तो 7% पोलिंग वहां पर हुई है। सर इतने स्ट्रांग पीएम आपका प्रश्न देश, मैं आऊँगा उस पर। देश में इतने स्ट्रांग पीएम के होने के बावजूद मतलब आतंकवादियों की क्या इतनी हिम्मत है कि घर घर जाकर डरा कर वो आए, जबकि देश में प्रधानमंत्री मोदी बैठे हैं? विषय अलग अलग है। मूल रूप से इसके लिए दोष आज के दिन में किसी को देना उचित लगता नहीं है। जम्मू कश्मीर के हालात को खराब करने वाला मूलतः कौन है, देखना वो पड़ेगा। शायद उस समय ऐसे प्रधानमंत्री 47 में हुए होते, डिसीजन मेकर, फैसला लेने वाले, तो शायद आज के दिन में आतंकवादी कोई पैदा नहीं होता यहाँ पे। लेकिन ये 70 साल, 68 साल निकल जाने के बाद ऐसे प्रधानमंत्री यहाँ पर आए। उससे पहले अटल जी बने, अटल जी ने कारगिल का युद्ध जीता। ये कमी रही है इस देश में। जैसे बच्चा किसी के परिवार में, घर में पैदा होता है, संस्कार उसको परिवार के देंगे तो एक इंसान बनता है। उसी बच्चे को उठाकर अब जंगल में छोड़ाएंगे तो जंगली जानवर बनेगा वो। ये देश में 47 में वही हुआ था कि जम्मू कश्मीर को ऐसे लोगों के हाथों में छोड़ दिया, वहाँ पैदा ही वही किया उन्होंने। अगर हालात ऐसे, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि नरेंद्र भाई मोदी जी इस समस्या का हल खुद हैं और करके दिखाएंगे वो, ऐसा मैं मान सकता हूँ। देश की सरकार सशक्त है, विश्व में डंका बजाया है, जम्मू कश्मीर कहीं जाने वाला नहीं है। अब तो कह दिए पाकिस्तान आकुबाड़ी कश्मीर भी भारतवर्ष का हिस्सा है, उसको लेके छोड़ेंगे, ये भी कह दिया आपके समक्ष। और आने वाला समय जो हिंदुस्तान का होगा, ये मैं कह सकता हूँ। सर हम घूमकर फिर देहरा में आते हैं। आपने जिस तरह से केंद्रीय विद्यालय का मुद्दा उठाया, और यहाँ पर और कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिसको लगता है कि आपको उन समस्याओं का निदान होना चाहिए? और सबसे बड़ी बात, अगर आपकी सरकार बनती है, आप विधायक बनते हैं, निश्चित तौर पर मंत्री भी बनेंगे, क्योंकि 2 बार पहले मंत्री रह चुके हैं आपको क्या लगता है यहाँ पर कौन से ऐसे विकास के कार्य हैं जो बाकी हैं? देरा एक नया विधानसभा क्षेत्र बना है पुनर्सीमांकन के उपरांत। तो यहाँ पर ये 3 विधानसभा क्षेत्रों का एक हिस्सा बनकर यहाँ से काट के यहाँ पर आया। मुख्यतः ये जसवां जो पुराना विधानसभा क्षेत्र था, उसकी 26 पंचायतें, सबसे ज़्यादा हिस्सा उसका आया है। और सबसे जिला कांगड़ा का सबसे बैकवर्ड हिस्सा कोई इलाका है तो वो है, ये मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं सारा घूमा। जहाँ तक इस इलाके के प्रश्न है, ये 26 पंचायतों विकास की बहुत कमी है। सड़क नाम की चीज़ कोई नहीं, पीने के पानी की योजना कोई नहीं, बाकी सारी चीज़ों सुविधाओं की कमी है आज के दिन में। मैंने सारे का सारा डाटा इसका बना दिया है, सड़कों का डाटा बना दिया, नेशनल हाईवेज में डाल दी हैं, MLA प्रायोरिटी में डाल दी हैं, ऐसे पीने के पानी की स्कीमें हमने बनाकर उनको डाल दिया, विधायक प्राथमिकता डाला हुआ है, सारे के सारे पैसे सेंक्शन कर दिए हैं। और आज मुझे लगता है लगभग ज़्यादा नहीं तो 100 करोड़ की विभिन्न योजनाएं मैंने अपने विधायक प्राथमिकता में सेंक्शन करवा ली हैं। अब इनको अमली जामा पहनाने का समय आ गया है। आने वाले 5 साल में निश्चित तौर पर एक बहुत बढ़िया ये विधानसभा क्षेत्र बनेगा। जहाँ मुद्दों की बात है, यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा हमारा केंद्रीय विश्वविद्यालय का है,
उसको सबसे पहले मेरी तो कोशिश है कि प्रधानमंत्री का दौरा इम्प्लीमेंट करेंगे 100%। पहले तो मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री का दौरा होने वाला है, उसका शिलान्यास, उसके भवनों का शिलान्यास हो जाएगा। एक ही है। दूसरा है, हमारे इस क्षेत्र में पोंग बांध बना हुआ है और पोंग बांध जो है लगभग 23,000 परिवार यहाँ से विस्थापित हुए थे, चाहे वो देरा है, चाहे प्रागपुर हमारा है, चाहे जसवा का क्षेत्र है, चाहे ज्वाली का है, जहाँ आगे रखते हैं इंदौरा तक के क्षेत्र हैं। 23,000 परिवार इसमें विस्थापित हुए। इनको भूमि दी गई थी स्थापित होने के लिए राजस्थान में, लेकिन जैसे ही वहाँ पर उसमें ऑक्यूपेशन अपना करने के लिए जाते हैं, वहाँ पर इनको खदेड़ा जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है। यहाँ पर उस समय जब डैम बना था, बिजली पैदा होनी शुरू 1972 में, तो उस समय इन लोगों को कह दिया कि जहाँ आपने बसना वहाँ जाकर बस जाओ। कुछ लोगों ने यहीं पर अपने अपने घर बना लिए। उस समय जो है FCA हिमाचल में नहीं हुआ करता था, फॉरेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट नहीं था। 1980 में FCA लग गया हिमाचल प्रदेश में, और जो लोग उससे विस्थापित हुए थे वो जहाँ बसे, वो सारी की सारी भूमि जो DC लैंड होती थी या शामलात होती थी, उन सभी के घर जो हैं वो फॉरेस्ट लैंड में आ गए। उनके ऊपर हमेशा एक इसके एक प्रश्न चिन्ह लगा रहता है कि भाई कोई ना कोई नोटिस साल में एक बार आ जाता है कि ज़मीन को खाली करो, बुलडोजर फेर देंगे, ऐसा वैसा। ये मेरा ही है कि उनको रेगुलाइज करना मेरी प्राथमिकता है। सर, जो राजस्थान में है, हालांकि सरकार वहाँ भी आपकी है, तो क्या वहाँ से अब वापस उनको लेकर आएंगे या वहाँ पर उनको अच्छी सुख सुविधा मुहैया करवाएंगे? दोनों जगह का है। कईयों को वहाँ मिल गए हैं, कईयों ने कब्जे कर लिए हैं, वो सेटल्ड है वहाँ पर। कई जो अपने प्रभुओं को बेच के वापस आ गए हैं। कई ऐसे परिवार हैं जिनको वहाँ जगह तो मिली लेकिन वो कब्जा कर नहीं पाए हैं, वहाँ को वो लठैत वहाँ बैठे हैं, उनको मार पीट कर भगाया जाता है। जहाँ सरकार अपने कही, जब हमारी सरकार थी, धूमल जी मुख्यमंत्री बने, लगातार रेवेन्यू मिनिस्टर की हमारी मीटिंग, चाहे कोई सरकार वहाँ रही, लेकिन हम लगातार वहाँ पर मीटिंग करते रहे जाके। वर्तमान की प्रदेश सरकार ने एक बार 5 साल में मीटिंग की है उस समस्या को हल करने के लिए, लेकिन अभी तक हल कोई नहीं हो पाया। जो मेरा है, जो ये इशू यहाँ का मूल सबसे बड़ा इशू, यहाँ इन लोगों की जमीन गई है बेचारों की, इनकी हालत बड़ी खराब है, इनको रेगुलाइज करना मेरी प्राथमिकता है। ये इशू बड़ा गंभीर इशू इस इलाके का। हाँ सर, मेरा आखिरी सवाल है आपसे, अगर आपकी सरकार यहाँ पर बनती है तो तथा कथित जो गौ रक्षक है वो उभर रहे हैं पूरे देश में, तो यहाँ पर किस तरह की स्थिति होगी? क्या निपटेंगे बुरी तरह से? निश्चित तौर पर हमने विधानसभा कानून बनाया, धूमल जी की सरकार ने कानून बनाया, गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया है। सर, मैं तथा कथित गौ रक्षकों की बात कर रहा हूं। लेकिन जो गौ रक्षक है उनको मेरा निवेदन रहेगा, एक तो हमारी केंद्र की सरकार इसके ऊपर बहुत बड़ा अभियान छेड़ रखा है, और हमारी जिम्मेवारी सभी की बनती है कि गाय, हमने कहा कि हमारी गाय हमारी माता है, और जैसे जैसे उनके परिणाम, उनके चाहे दूध है, चाहे गोबर है, चाहे उनका गौमूत्र है, जो भी ये सारे परिणाम हमारे समक्ष आते हैं, होना चाहिए। लेकिन उनको मैं आगाह करना चाहता हूँ कि एक दबाव के कारण किसी को परेशान करने की आवश्यकता नहीं है, कानून अपना काम करे, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। उनसे अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे लोग हिमाचल में बहुत कम आपको मिलेंगे, ऐसा मैं कह सकता हूँ, लेकिन जो इस धंधे में सम्मिलित कहीं पाए जाएंगे, निश्चित तौर पर कड़ी कार्रवाई उनके ऊपर की जाएगी। तो ये थे ठाकुर रविंदर सिंह रवि जी, जिन्होंने हमारे साथ बातचीत की है। अगले किसी बड़ी हस्ती के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक मुझे और मेरे कैमरामैन वरिंदर मेहरा को दे इजाज़त। नमस्कार।